परिवर्त। अब अवयव का परिवर्त कैसे करते हैं, ध्यान से देखना है। किसी भी अवयव का परिवर्त करने के लिए आपको पहले क्या उसकी डिफिनीशंस को लिखना है, वो डिफिनीशन समझना है कि वो डिफिनीशंस क्या कह रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है किसी अवयव ए की पंक्ति को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त अवयव ए का परिवर्त कहते हैं, जिसे ए डैश या ए ट्रांसपोज से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज करो जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स एग्जांपल से समझाता हूँ। ए बराबर वाई मेरे पास मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 5 4 0 ये एलिमेंट है। मैं कहूँ बेटा इसका क्या करना है, परिवर्त निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो परिवर्त का मतलब जो यहाँ पर क्या है, पंक्तियाँ हैं, इनको क्या बना दो स्तंभ। तो यहाँ पर 1 2 3 मैंने पहली पंक्ति को क्या बना दिया स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति को क्या बना दूँ मैं स्तंभ। तो 5 4 0, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ट्रांसपोज कहलाएगा, मतलब परिवर्त कहलाएगा। ठीक है। अब इसके बाद परिवर्त के कुछ गुणधर्म है जो आपको एग्जाम में कभी कभी इनका डेरिवेशन या प्रूफ पूछ लेता है। जैसे पहला है कि ए डैश का डैश बराबर क्या आता है ए, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास ए आएगा। कैसे आएगा देखो ध्यान से समझो। पहले मैंने लिखा माना m इंटू एम क्रॉस एन, क्रम का एक अवयव है मेरे पास, m बाई n का क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब ए का क्रम क्या हो गया, m इंटू एन। जब मैंने मैट्रिक्स लिया तो उसका ऑर्डर भी यही होगा। जब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो तुम देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 2/3 की थी। कितने की थी, 2/3 की। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ये कितनी बाई कितने की हो गई, 3/2। अब इसमें रो कितनी हो गई, 3, और कॉलम कितने हो गए, 2। तो जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो उनके ऑर्डर भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहीं पर देखो मैंने लिखा है ए का क्रम m क्रॉस n था, तो डैश का क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है। अब मैं फिर इसका ट्रांसपोज कर दूँ तो फिर से ट्रांसपोज करूँगा इस मैट्रिक्स का, तो m पहले हो जाएगा, n बाद में हो जाएगा। यही तो लिखा। तो मैंने लिखा इसलिए अवयव ए डैश क्या है कि क्रम, यहाँ लिखा है अवयव ए तथा ए डैश समान क्रम के हैं। क्या हो गया, दोनों का क्रम क्या हो गया, समान हो गया। अब ये तो हमने किसकी बात की बेटा, ऑर्डर की बात की, ऑर्डर के बेस पर हमने बताया। अब मुझे किसके बेस पर बताना है, एलिमेंटों के बेस पर। तो फिर मैंने सेकंड लिया यहाँ पर ए का अवयव आई जेवा अवयव ए डैश का जे आईवा अवयव होगा। जैसे ध्यान से देखो, जैसे मैं कहूँ इस एलिमेंट की पोजीशन बताओ तो आप कहोगे कि ये पोजीशन क्या है, A1 2 है। क्या है, A1 2, पहली रो दूसरे कॉलम में। बट ये एलिमेंट कहाँ पर पहुँच गया, अब दूसरी रो पहले कॉलम में। तो ये क्या बच गया, दूसरी रो पहला कॉलम, मतलब A21 बन गया। ये क्या बन गया, A21 बन गया। तो क्या चेंजेस हो गया, जो ये आई था ये जे था, अब जे वाला आई बन गया, आई वाला जे बन गया। तो यही लिखा देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ए का आई जेवा अवयव ए डैश का जे आईवा अवयव होगा, जे आईवा अवयव होगा। फिर देखो नेक्स्ट नीचे लाइन क्या लिखी हुई है, नीचे नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है इसका ए डैश का, फिर डैश, फिर मैंने ए डैश का डैश कर दिया तो अवयव क्या हो जाएंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। जो जे था वो आई बन जाएगा, आई क्या हो जाएगा, जे बन जाएगा। ठीक है। तो फिर यहीं से लिखा इसलिए अवयव ए तथा ए डैश का डैश क्या हो जाएगा कि संगत अवयव बराबर, ए और ए डैश के संगत अवयव बराबर हो गए। अतः हम क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनका ऑर्डर समान हो। पहली बात क्या है, जिनका ऑर्डर समान हो। दूसरी क्या हो, उनके संगत जो अवयव होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। तो मैंने आपको पहले ऑर्डर यहाँ पर बता दिया कि इसके ऑर्डर समान है, यहाँ पर संगत अवयव भी मैं बता रहा हूँ क्या है, बराबर है। तो अतः हम क्या कहेंगे, ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो अतः मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, जो मैट्रिक्स ए डैश का डैश बराबर कितने के बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम आपकी क्या है, लिखा है ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश बराबर क्या होता है, बी डैश ए डैश। इसी को रिवर्स रूल भी बोलते हैं। अब दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ए डैश का होल डैश क्या होता है और ए बी का होल डैश। पूरा पूछा जाता है ए डैश का डैश बराबर ए प्रूफ करो। सेकंड पूछा जाता है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश कैसे होता है। अब देखो इसकी उत्पत्ति कैसे करी जाती है। आपको क्या करना, दोनों के लिए जब हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दिखानी है तो पहले हम ऑर्डर के लिए चलते हैं, क्रम के लिए चलते हैं, फिर एलिमेंटों के लिए चलते हैं। ठीक है। तो पहले मैं किसके लिए चलना, ऑर्डर के लिए। तो मैंने माना ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स मैंने अपने पास से मान ली। मैंने बी जे कोमा के एन क्रॉस पी की मानी। अब मैंने यही क्यों मानी, क्योंकि आपको ए इंटू बी करना है। तो आपको पता है ए इंटू बी कब पॉसिबल होता है, जब पहले वाले के कॉलम दूसरी वाले की रो के बराबर होता है। देखो ये दोनों मैंने क्या लिए, सेम लिए। जब ये दोनों सेम है तो हमने उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम ले लिए, जे और जे क्या ले लिए, सेम ले लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या करा, ये कंडीशंस लिख ली। तो अब तब तो एक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा सी आई जे एन क्रॉस एम। अब मुझे पता है अंदर के एलिमेंट तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैंने लिख दिया दोनों क्या है, सेम है। पहली इक्वेशन बना ली। ऐसे बी का डैश निकाला है तो बी के डैश के लिए मैंने लिखा डी के जे। अब के जे में भी क्या होगा, डैश में ऑर्डर चेंज हो जाता है। आई जे के का था तो के जे का हो जाएगा, के जे का। ये दोनों क्या है, अंदर के एलिमेंट बराबर हैं जो इसको जनरेट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान ली। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करना है कि अपने को ए का क्रम कितना है आपका, एम इंटू एन है, तथा बी का क्रम कितना है, एन इंटू एम है। आपने लिखा है ना, ए का क्रम और बी का क्रम, ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर। ऐसे अब मैं पूछूं इन दोनों का इंटू करने पर क्या ऑर्डर आएगा। तो आप जानते हो इंटू कब पॉसिबल होता है, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर हो। तो क्या बचा, यहाँ एम बचा, यहाँ पर क्या बचा, पी बचा। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, ए बी का ऑर्डर एम क्रॉस एन का होगा। तो ए बी का, अब इसका ए बी का होल डैश करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, पी पहले एम बाद में, तो पी क्रॉस एन का हो जाएगा। क्या बेटा यहाँ तक समझ आया। अब पुनः देखो ये तो ऑर्डर की बात कर ली हमने, किसके, होल डैश की बात कर ली, किसके, होल डैश की। अब इधर वाले की ऑर्डर की बात कर रही है। तो सेम फिर से कहानी लिखी मैंने, पुनः ए का क्रम ये है तथा बी का क्रम ये है, मतलब ए का ऑर्डर ये है और बी का ऑर्डर ये है। अब ए डैश का ऑर्डर लिखोगे तो ये चेंज हो जाएंगे रिवर्स, एन पहले और एम बाद में। ऐसे बी के लिए डैश निकालोगे तो ये पहले और ये बाद में। अब आपको क्या करना है, बी डैश ए डैश करना है। तो आप यहाँ पर करो बी डैश ए डैश। जब बी डैश का ए डैश में मल्टीप्लाई करोगे तो बी डैश के कॉलम ए डैश की रो के बराबर होनी चाहिए।
देखो n और n सेम है, तो जो बच जाता है वही ऑर्डर बन के, तो यहाँ पर p बचा और यहाँ पर m बचा, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया m क्रॉस n, m बाई n। अब देखो ध्यान से m बाई n, ये ऑर्डर और ये ऑर्डर क्या है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों ऑर्डर इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे a b का डैश तथा b डैश a डैश समान क्रम के हैं। अब सेकंड अवयव के लिए निकालना है। अवयव के लिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा है अब a b का होल डैश का, अब ए बी के होल डैश का मैंने अवयव लिख लिया कि ए बी का होल डैश का अवयव क्या है। जैसे यहाँ पर हमने ए बी के लिए क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर एलिमेंटों की बात करी थी, तो ए बी, ये रहा ए, ये रहा बी, तो इनके लिए एलिमेंट अलग अलग लिख रखे हैं। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि माना या अब ए बी का होल डैश बराबर कि आई अवयव, तो ए बी का अवयव क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आई पहले और के बाद में आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ए बी के लिए अवयव, तो आपको ए बी के लिए अवयव आपको पता था कैसे फाइंड करना था। ए के लिए क्या था आपका आई जे और बी के लिए क्या था आपका जे के, बी जे के, ये लिख दिया मैंने दोनों के लिए इक्वल टू। अब आपको पता है डैश वाले में भी क्या उसने बोला है कि ए बी का होल डैश, तो ए बी के होल डैश के लिए कौन कौन से अवयव यूज होंगे, जो यहाँ पर आपकी ए बी मैट्रिक्स आ रही है उनके क्रम ही तो चेंज हो जाएंगे, जो पहले वो बाद में, जो बाद में वो पहले हो जाएगा, क्योंकि डैश में आप यही करते हो, यही तो करते हो। जैसे कोई पोजीशन एलिमेंट पर 1 2 पर है तो डैश करने पर वो 2 1 पर हो जाएगा, तो ऐसे ये क्या हो जाएंगे, चेंज हो गए, ये चेंज हो गए, तो क्या हो जाएगा बी आई जे हो जाएगा, ए आई जे हो जाएगा, दोनों चेंज कर लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड और 1 से आप क्या लिख सकते हो, बी आई जे को क्या लिख सकते हो, बी आई जे कितने के बराबर है आपका डी के जे के बराबर, तो इसकी जगह क्या होगा डी के जे, और ए आई जे के बराबर क्या लिख सकते हो आप सी जे आई लिख दिया। अब ये ऑर्डर देखो तुम ध्यान से किसका है, ये दोनों के ऑर्डर किसके हैं, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश करोगे तो देखो बी डैश ये रहा और ए डैश आपका कहाँ है, ये रहा, तो ये ना बी डैश है, तो ये पहले और ये बाद में, तो यही है, कोई यहाँ पर लिखी हुई है बातें, तो इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश इंटू ए डैश में कैसे अवयव आएंगे, इसके कॉलम बराबर है, तो के आई जैसे अवयव आएंगे, कैसे के आई, तो के आई व अवयव। अब ये देखिए और ये देखिए क्या है, दोनों के सेम आ रहे हैं आपके, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, तो इनके अवयव भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो अतः इसलिए ए बी का होल डैश तथा बी डैश ए डैश के संगत अवयव भी क्या है, बराबर है। अतः आप क्या कहोगे, ए बी का होल डैश कितने के बराबर होगा, बी डैश ए डैश के बराबर, कितने के बराबर, बी डैश ए डैश के बराबर। अब देखो बेटा ये दो प्रूफ जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो तो मैंने आपको ड्राइव करा दिया, मैंने आपको बता दिया वो कैसे करने हैं। अब कभी कभी क्या करता है एग्जाम में आपसे 2-3 चीज़ें, 2 प्रूफ और पूछता है, लेकिन वो ज़्यादा पूछता नहीं, आपको खाली वो प्रॉब्लम्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे 2 प्रूफ के बाद तीसरा प्रूफ है आपका, आपसे ये कह देता है कि ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है, तो आपको याद रखना है बी डैश प्लस क्या होता है बेटा, ये डायरेक्टली चला जाता है, तो ए डैश प्लस बी डैश, दोनों पे डैश अलग अलग हो जाता है। एक प्रॉपर्टी आपसे ये भी पूछता है कि ए का होल डैश बराबर क्या होता है, कि ए का डैश हो जाता है, कि ए का डैश। ये दोनों प्रूफ पूछे नहीं जाते, लेकिन आप अपनी समझ के लिए इसको कॉपी में लिख लेना। प्रूफ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने अभी आपको कराया। अब 2-3 चीज़ें बेटा और आपको ध्यान रखनी है, क्या करनी है, 2-3 चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, अब कभी कभी आपसे पूछता है सममित आव्यूह क्या होता है, क्या पूछता है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन लिख लो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, देखो एक वर्ग आव्यूह, लिखो वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहेंगे, वर्ग आव्यूह ए को सममित आव्यूह कहते हैं या कहेंगे यदि ए ट्रांसपोज बराबर ए क्या आ जाए, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, ए ट्रांसपोज बराबर ए। अब ए ट्रांसपोज से अब क्या समझने को आ रहा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि के आई जे का जो अवयव होगा वो ए जे आई हो जाए, यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं। क्या कहना चाह रहा हूँ, ये रिजल्ट कहना चाह रहा हूँ, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ, एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। मतलब ए आई जे का मतलब क्या है कि 1 2 पर जो हो वो 2 1 पर हो, तो देखो ये सेम है। जो 1 3 पर हो 3 1 पर हो, देखो सेम है। जो 1 1 पर हो, ये यहाँ पर क्या है 1, ये कौन सी एलिमेंट के पोजीशन को डिनोट करता है, 2 3। जो 2 3 पर हो 3 2 पर हो, तो मतलब प्रिंसिपल डायगोनल्स को छोड़कर ये एलिमेंट सेम लिखे होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो क्या आव्यूह है हमारा, सममित आव्यूह है। क्या बेटा, सममित आव्यूह। समझ आ रहा है, सममित आव्यूह क्या होता है, सममित आव्यूह मतलब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो, मतलब आई जे वे एलिमेंट जे आई वे एलिमेंट के बराबर हो। एक इसी में आता है बेटा विषम सममित आव्यूह। क्या आता है, विषम सममित आव्यूह। क्या होता है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह की डिफिनीशन लिख लो, सेम वही है, विषम सममित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह की डिफिनीशंस। एक वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहेंगे, विषम सममित आव्यूह कहेंगे ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाए, -a।
ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको, ए आई जे बराबर क्या आ जाए माइनस का ए आई जे बराबर क्या आ जाए माइनस का ए जे आई। अब देखो कंफ्यूज मत होना, जैसे आई जे लिखा है तो मैंने इसका ऑर्डर इधर लिख दिया, माइनस इसके साथ लिख दिया है, ठीक है। उससे कोई कंफ्यूज मत होना कि ए हमने कोई अपने आप से एलिमेंटों का अवयव ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा विषम सममिता अवयव। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, यदि आप 3/3 के एलिमेंटों को ले रहे हो तो इसके ये प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं 0। अब जैसे यहाँ पर लिखा है -2 तो यहाँ पर क्या लिखा होगा 2, यहाँ लिखा है -5 तो यहाँ लिखा होगा -5, यहाँ लिखा है 3 तो यहाँ पर लिखा होगा -3। अब देखो कैसे, इसने कहा है कि मान लो 1 2 पर कोई एलिमेंट है 1 2 पर, तो 2 1 पर उसका नेगेटिव होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो 1 2 पर आपका कौन सा एलिमेंट है -2, तो माइनस के साथ लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, मतलब वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन क्या होनी चाहिए अपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई गलत लिख दिया। अब यहाँ पर मान लो कि ये कौन सा एलिमेंट 1 3 पर है, तो 1 3 तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। मान लो यहाँ पर लिखा है 2 3 तो 3 2 पर क्या हो जाएगा अल्टरनेट में -3 लगे रहेंगे, तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट 0, बाकी सभी एलिमेंट कैसे होने चाहिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा विषम सममित अवयव कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा। अब यहीं पर बेटा एक थ्योरम से भी आ जाती है, आपसे पूछता है या कहीं पर लिख लो, लिखो विषम सममित। अभी मैंने कहा इनके एलिमेंटों को क्या लेना 0, क्यों लेना उसके बारे में लिख लो। तो एक बार में लिख लो, देखो विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं, विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं। अब देखो क्यों शून्य होते हैं, अपने आप बुद्धि लगा के ध्यान से देखो। विषम सममित की कंडीशंस मैंने क्या लिखी है, विषम सममित की कंडीशन मैंने लिखी है ए आई जे बराबर क्या होता है माइनस का ए जे आई। मैं कहूँ उसको बराबर के इधर ले आओ, तो ए आई जे बराबर क्या हो जाएगा प्लस का ए जे आई बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। मैं कहूँ कि यदि आई बराबर क्या हो गया मेरा जे हो गया, आई और क्या हो गया बराबर हो गए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा आई आई प्लस यहाँ पर क्या लिखूंगा आई आई बराबर 0, दोनों सेम सेम ऐड हो गए तो 2 आई आई बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2 0 में चला गया तो आई आई क्या आएगा आपका। तो जब आपके आई और आई दोनों सेम सेम होंगे, जहाँ पर दोनों सेम सेम लिखेंगे वो 0 होंगे। तो जैसे इस एलिमेंट को A11 बोलते हैं तो 1 और 1 क्या होता है आपका सेम सेम होता है, इसलिए क्या हो गया 0। मैं कहूँ ये एलिमेंट की पोजीशन A22 क्या हो गया 0, A33 क्या हो गया 0, तो ये क्या हो जाएंगे आपके विषम सममित के लिए हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।